हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम एक सीरीज चलाना चाह रहे हैं जिसमें हम क्लास 10 के लगभग पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक प्रोबेबिलिटी तक हर एक चैप्टर को डिस्कस करें इन डेप्थ। ठीक है, और पूरे सीरीज में आपको ये नजर आएगा जैसे हम चैप्टर 1 फिनिश करते हैं फिर हम उसके PYQs करेंगे, फिर हम सैम्पल पेपर करेंगे ताकि जितने भी सवाल हैं CBSE द्वारा पूछी जाती हैं आपको फायदेमंद हो। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। जैसे आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 आपके पास रियल नंबर हैं, तो इस एंटायर चैप्टर में अपन दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो दो चीजें क्या है? ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो पहला जो चीज है वो है भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम FTA कहते हैं। और दूसरा जो चीज होता है वो है √2, √3 एंड √5, इनको इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, ये ध्यान रहे आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इसके अलावा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, और चैप्टर का वेटेज भी है, अगर आप वेटेज वाइज जाएंगे ये 6 नंबर का है, चाहे आप जेके बोस की बात करें या आप CBSE की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, जान लेते हैं क्या है। हम जानते हैं जब आप छोटे क्लासेस में थे कोई भी नंबर को 6 है, 6 को आप कैसे लिखते हैं बेटा? 2 into 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और 2 और 3 को आप कहते हैं इसका फैक्टर है। ठीक है, और 6 के और एक फैक्टर कहते हैं 1 into 6 भी आप कर सकते हो। इसी तरह मान लेते हैं 10 है, 10 को आप लिखते हैं भैया 2 into 5, या लिखते हो आप 1 into 10। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं, बस इसी रिप्रेजेंटेशन को हम गौर से देखेंगे असल में हो क्या रहा है। ठीक है, और यही हमारा हिस्सा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ठीक है, अब देखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले, चूंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है, रियल नंबर को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, और रियल नंबर यानी भैया जिसमें रैशनल नंबर्स भी हो, रैशनल और इरेशनल दोनों हो। ठीक है, अब रैशनल में होता है नेचुरल नंबर भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर भी होता है। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी वो नंबर जो कि क्या है, काउंटिंग नंबर है। राइट, जब आप कह रहे हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मतलब हुआ सर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक बहुत सारे नंबर है। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब आप नेचुरल कह रहे हैं ये 1 2 3 4 ये कहते हैं काउंटिंग नंबर। जब भी आप किसी चीज को काउंट करते हैं या आपकी मान लो अटेंडेंस लगती है स्कूल में, तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1, रोल नंबर 1 2 3। ऐसा नहीं कि रोल नंबर 0 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या है, जब भी आप नेचुरल नंबर को पढ़ते हैं दिस इज द काउंटिंग नंबर। अच्छा, अब ये जो फैमिली है, ये जो सिस्टम है, इनको हम सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम फैमिली बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर है इसका एक फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ हम ऐसे बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं भैया, यहाँ पे 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 8 ब्ला ब्ला ऐसे हैं, और दूसरे फैमिली करते हैं 1 3 5 7 ऐसे करते थे। अब ये जो दो फैमिली है इनमें क्या है, ये जो फैमिली है ये 2 का मल्टीपल है, और ये जो फैमिली है 2 का मल्टीपल नहीं है। और जो 2 का मल्टीपल है उसे आप इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 का मल्टीपल नहीं है उसे आप ऑड नंबर कहते हो। ठीक है, तो हमें पता है इवन और ऑड क्या होता है। तो इवन और ऑड एक फैमिली, एक सिस्टम का क्या है, सब फैमिली है या उसका हिस्सा है। सही है कि नहीं? अगर आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, ऑन द बेसिस ऑफ हमने कहा मान लिए कौन से गांव से, ऑन द बेसिस ऑफ गांव हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लड़कियां कितनी है, लड़की कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ लड़की जेंडर वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम को जब आप क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी करते हैं, तो हमने कहा कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ इवन और ऑड करते हैं। इवन कहते हैं वो सारे नंबर जो 2 का मल्टीपल है, और वो कहते हैं जो 2 का मल्टीपल ना हो। ठीक, अब नेचुरल नंबर को हम और 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। एक क्लास को कहते हैं बेटा कंपोजिट, कंपोजिट फैमिली, कंपोजिट नंबर कहेंगे, और दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो फैमिली है उसे आप प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है,
अब ये दो अलग अलग फैमिली आ गई, एक आया प्राइम नंबर, दूसरा आया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या है, ध्यान देना। मेरे पास 6 उठाया था, 6 को अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 3, 2 और 3 6 का फैक्टर है, इसी तरह 1 1 6 या 6 1 और 6 भी फैक्टर है। जब भी किसी भी नेचुरल नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन सारे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सपोज 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 या 1 4 जा 4। तो 4 के कौन कौन फैक्टर हैं? 4 के फैक्टर हैं सर 1 2 4, 1 2 और 4, ये 3 फैक्टर आया, इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। याद रहे, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर को उठाते हैं, उसका नेचुरल जो फैक्टर है खुद और 1 हमेशा रहता है। अगर खुद और 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर निकलता है, उन सारे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, एग्जैक्टली 2 यानी 1 और खुद अगर फैक्टर हैं, 2 फैक्टर आना जरूरी है, उन सबको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। कंपोजिट नंबर यानी सर कंपोजिट वो सारे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ये हुआ। और मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर सबसे दुनिया में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 9 10 12, इसी तरह 14 15 ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। तो यहां पे हमारे पास 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे पास, अच्छा अब मैं प्राइम नंबर, प्राइम क्या हुआ? प्राइम वो सारे नंबर जिनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, खुद और 1। कोई भी नंबर को उठा, 1 और खुद हमेशा फैक्टर रहेगा, इससे एक्स्ट्रा अगर फैक्टर निकलती है कंपोजिट है, और 2 खुद और 1 ये फैक्टर है तो प्राइम है। तो प्राइम यानी एग्जैक्टली, ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली शब्द इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्या बने भैया? 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसी तरह चलता जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? वी हैव 2 चीजें हमने क्लासिफाई किया। एक आपके पास है कंपोजिट नंबर, दूसरा है प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप इन दोनों में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये हुआ। अब यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखना जरूरी समझता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे पास कंपोजिट नंबर की बात होती है, यहां पे जो 4 है, 4 को हम कहते हैं, ये जो 4 आपको दिख रहा है, 4 क्या है? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक बात ये याद रहे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, या कभी कभी 4 को कहते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये भी है। ठीक है, 4 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये चीज हुआ। अब 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 6 8 9 सब में तो 1 है। नेक्स्ट आपका 10 है ना, 10 पे जब जाते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। दिस इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, 10 इज द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये अक्सर सवालों में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ध्यान रहे जब भी हमें स्मॉलेस्ट अगर 3 डिजिट पूछे तो 100 रहेगा, 2 डिजिट में आपके पास 10 है। ये बात समझ में आया? अब यहां पे जाते हैं प्राइम की ओर। प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 और खुद। ठीक है, अब यहां पे जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 2 है हम कहेंगे सर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर है। जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर है सब के सब ऑड है सिवाय 2 के। तो 2 इज दी ओनली व्हाट? 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, एंड 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहो या स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम कहें। ठीक है, 1 डिजिट प्राइम नंबर, ये दोनों चीजें। अच्छा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन है? देखिए 7 के बाद होता है 11, फिर 13, तो 11 भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम रखेंगे 11 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 चीजें आ गई आपके पास, एक प्राइम नंबर हुआ, दूसरा कंपोजिट नंबर। दोनों अलग हैं, दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है।
ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली हुआ, दिस इज दी अलग फैमिली हुआ। ठीक है, अब इसको अगेन करा। ठीक है, तो वी हैव नेचुरल नंबर जिसकी दो फैमिली आ गई, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अच्छा, अब कहीं से मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान देना, कहीं से मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये दो फैमिली हैं, इनको मैं ब्रिज करना चाहूंगा। ठीक है, एक रिलेशन बयां करना चाहूंगा। जब आप इन दोनों को ब्रिज करते हैं, ये जो ब्रिजिंग में काम आती है, ये ब्रिज लगाया आपने। ठीक है, जो ब्रिज लगाया, इस ब्रिज का ही नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं करता, क्या है, जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं, हर एक को प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो हमें समझना क्या होगा, सबसे पहले कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, इन दोनों के फैमिलीज को समझा, उन दोनों को आपस में रिलेट करा, इन दोनों के आपस में एक रिलेशन दिखाई, उस एक्सप्रेशन को, उस रिलेशन का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। चलिए इसको डिटेल में करते हैं। ये जो पहला टॉपिक है आपके पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है? अभी हमने देखा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है मेरे को क्या, प्राइम नंबर के टर्म्स में। ध्यान देना, 6 मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 6 की क्या फैक्टर रहता है, 6 का फैक्टर रहता है सर 2 3 1 6, तो इसकी 4 फैक्टर है ना, 1 2 3 6, तो ये कंपोजिट नंबर है। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है 6 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम के टर्म्स में। कैसे? यहां पे आपके पास जब 6 को लिखते हैं ऐसे, 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है। यहां पे 6 है कंपोजिट नंबर, ये जो 2 है ये पहला प्राइम है, P1 लिख रहा हूं मैं, 3 आपके पास दूसरा प्राइम है, ये P2 लिख रहा हूं। तो 6 कंपोजिट नंबर को आपने दो प्राइम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, फैक्टराइज किया, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ, हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्राइम आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी एक्सप्रेशन को आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है बेटा, एवरी, स्टार्ट होता है शब्द एवरी से, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed, या तो इसको कहते हैं फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहां तक मेरे पास ये पहला स्टेटमेंट है। इसके दो स्टेटमेंट रहते हैं, आगे नहीं करेंगे, फिलहाल इतना ही समझते हैं। Every composite number can be expressed as a product of prime। शब्द याद रखना, यहां पे मेरे पास every है, every composite number। कल को assertion revision में आया fundamental theorem of arithmetic states that, बताता है some composite number, तो गलत हो गया, some नहीं, दुनिया में जितने भी composite number हैं तो every composite number, तो शब्द every को याद रहे, every के बाद composite numbers हैं, एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, ना कि एवरी प्राइम को। तो ये कंफ्यूजिंग आपको डाल सकते हैं डिल्यूजन में, कि आपको कहेंगे कि असर्शन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, बोले तो गलत है, उल्टा है ना। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ, यहां पे शब्द तीसरा आया भैया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, सम में नहीं, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या कहते हैं? प्रोडक्ट का मतलब होता है जब भी आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आती है, जब भी आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो सम आता है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिफरेंस हो, तो शब्द यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो जब भी, अब यही डिटेल है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना सीबीएसई के, यहीं पे आपको वो बिल्कुल डिटेल से पूछते हैं, वो जो माइन्यूट चीज है वो पूछते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता। हम कहते हैं पेपर टफ है क्योंकि आपका वो माइन्यूट चीज क्लियर नहीं होता। यहाँ पे क्या है, हर एक पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन स्टेटमेंट से हमने थोड़ा आगे पीछे छेड़छाड़ की
तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, एवरी है, कंपोजिट है, प्रोडक्ट है प्राइम, इनको आप हाईलाइट करें, ठीक है। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए 10 है ना, 10 को लिखेंगे बच्चा 2 5 10 है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है ना। 12 है, इसको लिखते हैं कैसे, जब आप 12 को लिखेंगे 2 3 4 12 लिखते हैं, 3 4 12, 3 तो प्राइम है, 4 नहीं है, तो 3 इंटू, इसको 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो 3 2 2 ये सब क्या है, प्राइम है, तो हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब ये तो बात समझ में आया, आपने एक्सप्रेस कर दी, ठीक है। मैंने सिर्फ आधा स्टेटमेंट किया है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का। दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं उससे पहले, कोई भी नंबर आए आपके पास कुछ भी नंबर हो, जैसे 12 है ना, इसको मेरे को फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक से ये समझ आया कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उसको ऐसे करते हैं। अब सबसे पहले 2 प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट है, आप 2 से स्टार्ट करें। ये जो नंबर है क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ जी, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे, 2 6 12 हुआ, ठीक है। 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 2 3 6 हुआ। बस स्टॉप आउट करें, क्यों, 2 प्राइम था, 3 प्राइम था, करने पे आपके पास ये जो नंबर आया ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जैसे ही आया यहीं पे स्टॉप कर दे। अक्सर बच्चे 3 1 3 करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 12 को हम लिखते कैसे हैं बेटा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 3 है, अच्छा यहाँ पे 2 2 बार आया, 2 के माथे पे 2 लिखो, इंटू 3 एक बार आया, 3 1 लिखो। तो 12 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहाँ पे प्राइम पहला 2 है, दूसरा 3 है, तो 2 और 3 के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं, हम एक्सप्रेस जब करना हो अपन को, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आप उठा दो, हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 56 है, ठीक है, 56 है। अब 6 है, अगेन 2 से करोगे, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर के, इसे कहते हैं यूनिट प्लेस, वंस टेंस 100 1000 होता है ना, तो जो वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे अगर ध्यान रहे, 1 प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन चारों में से या इन पांचों में से कोई भी एक नंबर हो, हमेशा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 56 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 है, 1 कैरी ऑन हुआ, 16, 2 8 जा 16 हुआ, यहाँ 8 है, अगेन 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है, बहुत बढ़िया। फिर 2 7 जा 14 है, 7 प्राइम नंबर है, स्टॉप करेंगे अपन। तो 56 जो कि कंपोजिट नंबर है, एक्सप्रेस करेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 जो है 3 टाइम्स है, इनटू 7 कितने टाइम्स है, 1। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस यही होता है। अब जो आप ऐसे लिखते हो, कभी कभी इस्तेमाल एक शब्द आता है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो जब भी शब्द प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है, हम किसी भी नंबर को ऐसे करके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। समझ में आया, गुड। तो जो स्टेटमेंट था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। आगे जो स्टेटमेंट रहता है ना, आगे जो स्टेटमेंट रहता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो स्टेटमेंट आगे रहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहां तक तो स्टेटमेंट हमें समझ में आया, हमने कर लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहां से आगे के क्या स्टेटमेंट, यहां से नेक्स्ट कोमा के बाद है एंड, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो, एंड दिस फैक्टराइजेशन या एक्सप्रेशन, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which prime occurs है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो कॉमा से पहले, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर है। इसका मतलब, अगर आप 6 है, 6 कंपोजिट नंबर है, इसको लिखते हैं 2 3 6,
तो जैसे आपने ये लिखा 6 जो कि कंपोजिट है, इसके दो ही फैक्टर हैं 2 और 3। 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब है या तो आप 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, है ना, जिस ऑर्डर में भी लिखना हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो यूनिकनेस की बात हो रही है, 2 और 3 के अलावा 6 का कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं आता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां जो स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेट। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपने समझा है, ठीक है, एफटीए जिसे कहते हैं। इसके दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ने के बाद हम किसी भी दो नंबर के एचसीएफ निकालते हैं और किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या है इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, यहां पे जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो अक्सर बच्चे कहते हैं एचसीएफ क्या है, तो अक्सर बच्चे कहेंगे दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। बात सही है, ये फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये सही है, दिस इज द फुल फॉर्म है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है एचसीएफ, ध्यान रहे, जब भी एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एक नंबर का नहीं निकलता, दो या दो से ज्यादा नंबर का। तो एचसीएफ ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर का चाहिए तो करना क्या है, अपन को ऐसे रीड करते हैं, इसको ध्यान देना, ऐसे ऐसे रीड करिए रिवर्स में। तो सबसे पहले उन दोनों नंबर के फैक्टर्स निकालिए, ठीक है, उन दोनों नंबर्स के फैक्टर, उन फैक्टर्स में कॉमन देखें, उन कॉमन में हाईएस्ट देखो। तो जो कोई भी दो नंबर उठाइए, 3 नंबर 10 नंबर उठाओ, उन सब के फैक्टर को लिस्ट करो, उन फैक्टर में कॉमन को लिस्ट करो, उन कॉमन में हाईएस्ट को लिस्ट करो। जो हाईएस्ट है आपके पास वही आपका क्या रहेगा, एचसीएफ रहता है, ठीक है। कभी एचसीएफ आपके पास सवाल, जब भी एचसीएफ बोलते हैं या एचसीएफ को कभी कभी बुक में जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी का मतलब है, फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। डिवाइजर फैक्टर एक ही शब्द होते हैं लगभग। डिवाइजर जब भी हम कहेंगे, डिवाइजर हो फैक्टर हो, जीसीडी मेंशन हो तो घबराना नहीं भाई, एचसीएफ की बात हो रही है। तो दो या दो से ज्यादा नंबर के डिवाइजर को लिस्ट करो, उनमें कॉमन को लिस्ट करो, उनमें ग्रेटेस्ट को लिस्ट करो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एचसीएफ ढूंढना है भैया 2 और 4 का, ठीक है, तो 2 और 4 के एचसीएफ को ढूंढने के लिए हम क्या करें, 2 और 4 के सबसे पहले फैक्टर को लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 का फैक्टर कौन है, ध्यान देना, मैं यहां पे फैक्टर लिस्ट कर रहा हूं, फैक्टर में कॉमन, कॉमन में हाईएस्ट, ठीक है, यही हमारा क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो 2 का जो फैक्टर है कौन है, 2 चूंकि प्राइम नंबर है, 1 और 2 फैक्टर है, और 4 के जो फैक्टर है सर 1 है, 2 है, 4 है, बिकॉज 4 इज द कंपोजिट नंबर। बहुत सही। अब कॉमन कौन कौन है, कॉमन 2 यहां पे है, 2 है, 1 है, 1 है, यही दोनों कॉमन है, 1 और 2 कॉमन आ गया, कॉमन आया। इन कॉमन में हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा तो 2 है सर, 2 है, तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आया, 2 आया, बस हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ को समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले हाईएस्ट, सबसे पहले आप फैक्टर निकालो उन दोनों नंबर का, या तीनों नंबर का, 4 10 15 जो भी नंबर हो, फिर उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढे, उन कॉमन में हाईएस्ट ढूंढे या ग्रेटेस्ट ढूंढे, वही हमारा एचसीएफ या जीसीडी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आया, ये आपके पास एचसीएफ हो गया, ठीक है। सेम लाइन अगर हम मुझे एलसीएम समझना हो तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रीड ऐसे करें, सबसे पहले दो या दो से ज्यादा नंबर के मल्टीपल्स निकालें, उन मल्टीपल्स में कॉमन निकालें, उन कॉमन में लीस्ट छोटा निकालें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एलसीएम निकालना है गुरुजी 2 और सपोज निकालना है 3 का, है ना, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 2 यहां पे 3 यहां पे, ध्यान देना। अब सवाल जब हम करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, जब कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, यहां पे सबसे पहले मल्टीपल्स, एम मतलब मल्टीपल्स होता है, उन मल्टीपल्स में कॉमन, कॉमन में लीस्ट, लीस्ट यानी छोटा। 2 का मल्टीपल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 10, फिर होता है सर 12, 14, 16, 18, ये चलता जाता है, ठीक है।
इसी तरह अगर मुझे मल्टीपल्स ऑफ मुझे ढूंढना है किसका, 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18, ये चलता जाता है। बहुत सही, ठीक है। अब इनमें कॉमन देखना, कॉमन यहाँ पे 2 है, 4 इधर नहीं है, 6 है, 6 यहाँ पे भी है, इधर 12 है, 12 यहाँ पे भी है, इधर 18 है, इधर 18 है। तो बहुत सारे कॉमन चीजें हैं यहाँ पे। तो 6 आया सर, ठीक है, उसके बाद आया 12 आया, 18 आया, है ना, आगे कितनी और भी होंगे, ठीक है। अब इन सब में लीस्ट की बात हो रही है, बाकी तो इनफाइनाइट बहुत सारे होंगे, लीस्ट सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो 6 हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, ठीक है, यहां तक सही है। तो जब आप एचसीएफ की बात करते हो, एचसीएफ फैक्टर में कॉमन में हाईएस्ट, एलसीएम की बात हो रही है तो मल्टीपल में कॉमन में लीस्ट, बस इतनों को पढ़ना है हमें। तो जो पहला जो पड़ाव है पहले चैप्टर का, ये जो पहले चैप्टर में हम 2 चीजें पढ़ी है आपने, सबसे पहला होता है भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed as a product of prime and these factorization is unique apart from the order in which the prime occur है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन हिस्सा है कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बहुत डिटेल में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझा है और साथ में HCF LCM काम कैसे करते हैं वो समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम समझते हैं कि HCF और LCM को निकालते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।